सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 2 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ है, महाकुंभ भगदड़ के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, विश्व पुस्तक मेला 2025 का नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की है और ग्रामीण क्रिकेट लीग 2025 की शुरुआत की गई। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है। ठीक है। तो देखो, रायसीना डायलॉग ये कहाँ होते हैं। पहले तो रायसीना डायलॉग, ये रायसीना है क्या, रायसीना नाम क्यों पड़ा इसका। ठीक है। तो रायसीना डायलॉग के बारे में जानते हैं। ठीक है थोड़ा। तो ये देखो, रायसीना नामक एक पहाड़ी है भारत में एक रायसीना नाम की पहाड़ी है। ये कहाँ है, किसी को पता होगा तो कमेंट करो। तो रायसीना पहाड़ी है जो कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है। तो दिल्ली में है। राष्ट्रपति जो भवन है ना अपना, रायसीना पहाड़ी पर ही बना है। ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन यहीं पर बना है, रायसीना पहाड़ी पर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत में 2024 वाला रायसीना डायलॉग हुआ था, जो 9th नंबर का, ठीक है, 9वें क्रम का था। और इसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, ग्रीस के पीएम आए थे। ठीक है। ग्रीस के पीएम आए थे। तो ये बात इतनी याद रखना। ठीक है। तो अभी देखो, रायसीना में पहली बार रायसीना का जो मध्य पूर्व सम्मेलन हो रहा है। ठीक है। तो रायसीना का मध्य पूर्व मतलब मध्य एशिया के देशों का सम्मेलन हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है पहली बार, तो रायसीना का मध्य पूर्व सम्मेलन देखो मिडिल ईस्ट का हो रहा है 28 से 29। ठीक है। तो ये पहले डेट लिखो, 28-29 जनवरी। तो 28-29 जनवरी को हुआ है। कहाँ हुआ है, अबू धाबी यूएई में। अबू धाबी में हुआ है। ठीक है। तो अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अबू धाबी। चलो, ये पहली और फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें इनके मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे, सॉरी चीफ गेस्ट कौन थे, तो एस जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, तो एस जयशंकर साहब इनके मुख्य अतिथि। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये 2025 में इसका सम्मेलन हो रहा है। ठीक है। आयोजन कौन कर रहा है, तो ये जो मध्य पूर्व में हो रहा है, इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है ये लिखो पहले। तो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए। ठीक है। तो वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, जैसे साइबर क्राइम हो गया या कोई बीमारी हो गई, तो इन सब से निपटने के लिए, बेरोजगारी सब। ठीक है। इसका आयोजक कौन थे, आयोजक कौन कौन थे, आयोजक यहाँ पर लिखो। देखो चलो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। तो आयोजक इसके कौन कौन थे, किसने मिलकर इसका आयोजन किया, तो आयोजक के नाम लिखो। 3 लोगों ने मिलकर आयोजन किया। ठीक है। एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का जो विदेश मंत्रालय उसने। ठीक है। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। और दूसरा तो यूएई तो है ही। ठीक है। और तीसरा कौन सा था, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसने किया है। ठीक है। तो इन 3 लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है। तो इसका किसने किसने किया है आयोजन, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया से, और यूएई और ऑब्जर्वर ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अबू धाबी। ठीक है। चलो, हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है। देखो, तो ये 30 जनवरी को मनाया गया है। 30 जनवरी को इस बार मनाया गया है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, फर्स्ट टाइम कब हुआ था इसका, 2022 से इसका स्टार्टिंग हुई है। ठीक है। और इसकी थीम भी लिख लो यहीं पर। वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी कभी भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एकजुट होकर ख़त्म करें। ठीक है। एकजुट होकर ख़त्म करें, उन्मूलन करें, ये इसकी थीम है। ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरिया में जो रोग होते हैं आमतौर पर पाए जाते हैं और जिनकी उपेक्षित कर दिया जाता है, उपेक्षा की जाती है, तो उनको ख़त्म करने की बात कही गई थी इसमें। हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया। देखो, जो एक्स वाला ऐप है ना, ट्विटर जिसको कहते थे, अब एक्स मनी भी लॉन्च कर दिया गया है फरवरी में, है ना। तो ये किसको साथ किया गया है, किसने किसके साथ किया है समझौता, किया है वीज़ा के साथ। वीज़ा के जो कार्ड होते हैं ना आपके, तो इन्होंने वीज़ा के साथ समझौता किया है। और अच्छा, ये बताओ एक्स के CEO कौन है,
एक्स के सीईओ किसे बनाया गया है? तो लिंडा, ये लिख लो, लिंडा याकटिनो, ठीक है। तो लिंडा याकरिनो ये इनका सीईओ है एक्स का। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? ठीक है, देखो महाकुंभ का भगदड़ हुआ है, आप सबको पता होगा महाकुंभ में क्या चल रहा है। देखो महाकुंभ का आयोजन कहाँ हो रहा है? पहली बात तो प्रयागराज संगम तट पर हो रहा है, ठीक है। तो प्रयागराज के संगम तट पर हो रहा है। तो कब से कब तक चलने वाला है? 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलने वाला है, ठीक है। ये आपको पता होगा। और इसमें कुछ देखो महाकुंभ में क्या हुआ ना, कुछ फेमस स्थान थे, स्नान थे, मतलब जिनको हमने अमृत स्नान के नाम दिया, अमृत स्नान का नाम दिया, ठीक है। तो ऐसा ही एक अमृत स्नान कब था आपका? 29 जनवरी को। 29 जनवरी को ये स्नान था। इस दिन क्या थी? मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या कहा जाता है कि अमृत होता है इस दिन, जो नहा लेता है वो अमृत जो भी है, पता नहीं क्या ही है, बट इस दिन मौनी अमावस्या थी और 29 जनवरी को ये पड़ रही थी, ठीक है। तो इस दिन अमृत स्नान था और इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ कलेक्ट हो रही थी, महाकुंभ में बहुत ज़्यादा लोग भीड़ कर गए। तो रात्रि 2 बजे से ही 2 बजे से इतनी ज़्यादा भगदड़ मच गई वहाँ पे लोगों में स्नान करने की, तो इस वजह से वहाँ पर भगदड़ का माहौल हुआ। और लगभग जानते हो क्या हो गया? तो ये जो भगदड़ हुई, इस भगदड़ में देखो कुछ भी करेक्ट डाटा तो अभी पता नहीं क्या ही है, बस इस भगदड़ में बता रहे हैं कि 30 मृत्यु हुई है, 30 लोगों की मृत्यु हुई है और 10 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर रहे थे। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर महाकुंभ के क्षेत्र में उपस्थित थे उस टाइम। तो ये सब आपको इन सब की जांच करने के लिए, इस भगदड़ की जांच करने के लिए कि क्या कैसे क्या माजरा रहा, 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, ठीक है। 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जिसके अध्यक्ष बनाया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो प्रयागराज हाईकोर्ट है ना, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हर्ष कुमार, ठीक है। तो जस्टिस हर्ष कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इनको याद रखना। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये भी आपको रखना है। और इसमें 2 सदस्य कौन कौन से हैं? एक बीके गुप्ता है, ये जो पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, बीके गुप्ता, और दूसरा डीके सिंह, ये डॉक्टर डीके सिंह है, ठीक है। तो इनका भी आप याद रखना, ये भी प्रशासन के आदमी हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो ये आयोग देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि महाकुंभ ना पूरे विश्व में चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको यह देखना है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो इंदौर में बिल्कुल साफ मना कर दिया गया है, ठीक है। तो इंदौर में अब भीख नहीं दी जाएगी। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर अंडर 90 T20 महिला एशिया कप जीता? तो ये बांग्लादेश को हराया, ठीक है। पहली बार जीता है बांग्लादेश को हराकर। 18वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा? अधिकतम वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो वन और वृक्ष दोनों मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? पहले तो ये लिखो वर्ल्ड बुक फेयर, तो वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है। इस मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? होस्ट लिखो पहले इसका। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। न्यू दिल्ली में भी कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में, ठीक है। तो भारत मंडपम नामक स्थान में ये इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। और ये कब से कब तक चलने वाला है? 1 से 9 फरवरी तक, ठीक है। तो 1 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन चलने वाला है। और कौन इसका आयोजन कर रहा है? नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, ठीक है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कल से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये मेला आपका। और इसकी थीम क्या होने वाली है? इसकी थीम होने वाली है रिपब्लिक @75। तो रिपब्लिक @75 इसकी देखो ये वाली थीम होने वाली है, ठीक है। ये इसकी थीम होने वाली है। और इसमें फोकस कंट्री कौन सी है ये बताओ? तो फोकस किस देश पर रखा गया है? फोकस कंट्री, तो फोकस कंट्री है आपका रूस। तो रूस का नाम याद रखना, रूस फोकस कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया है अभी? तो उद्घाटन कल किया गया है, उद्घाटन 1 फरवरी को हुआ है, ठीक है। तो 1 फरवरी को उद्घाटन किया गया है बाई द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति साहिबा हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो इनका नाम भी याद रखना है आपको।
देखो तो इसमें क्या क्या होने वाला है, 18 मिलियन से 1.8 मिलियन प्लस लोग विजिट करने वाले हैं, 40 प्लस देशों से लोग आने वाले हैं, 1000 प्लस प्रदर्शनियाँ लगेंगी और 2000 प्लस स्टार्स और 600 से प्लस इवेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना हो। तो हॉल नंबर 2 to 6 में भारत मंडपम में इसका आयोजन होने वाला है, विश्व पुस्तक मेला। ठीक है, चलो। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो जैसलमेर में ये बैठक हुई है। हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये दीपा मलिक के से। ठीक है, दीपा मलिक से इसका संबंध है। चलो, अब आज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक अलग से भी कराऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे कर लो, कुछ फैक्ट मैं यहीं पे कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो। तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे आपका रिलीज हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है इसकी? अच्छा, डेट कैसे आप याद रखते हो? तो इकोनॉमिक सर्वे जो हमेशा होता है ना, ये पिछले साल के लिए होता है, 2024-25 के लिए। ठीक है, और जो बजट होता है वो अगले साल के लिए होता है। अगर देखो, बजट आज रिलीज होगा, ठीक है, कल रिलीज होगा, ठीक है, तो 1 फरवरी को बजट रिलीज होता है। तो वो उसको कब के लिए रिलीज किया जाएगा बजट को? तो बजट की डेट क्या होने वाली है? 2025-26। तो अगले साल के लिए बजट रिलीज होता है। ठीक है, देखो इसका स्टार्ट कब से हुआ? इकोनॉमिक सर्वे कब से हमारा चल रहा है? तो 1950-51 से इसको जारी किया जाता है। पहले तो दोनों, देखो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों साथ में रिलीज होते थे, बट 1964 से सर्वे जो है ना, ये जो इकोनॉमिक सर्वे 1 दिन पहले रिलीज होता है। ठीक है, 1 दिन पहले मतलब कब? 31 जनवरी को। तो ये 31 जनवरी को रिलीज होने लगा 1964 से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता ही होंगी। चलो, तो अभी 31 जनवरी को क्या हुआ है? 31 जनवरी को आपको सबको पता है। अच्छा, ये बताओ, ये इकोनॉमिक सर्वे का निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण कार्य कौन करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार इसका निर्माण करते हैं, साल भर इनका यही काम होता है। ठीक है, अभी कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे? डॉक्टर, लिखो उनका नाम, लिखो, डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो डॉक्टर अनंत नागेश्वरन अभी मुख्य आर्थिक नागेश्वरन, ये नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अभी हमारे। ठीक है, और कौन सहयोग करता है इसमें? वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय इसमें सहयोग करता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो अभी कितना बताया गया है? 6.4%। ये आप लिख लो। अब मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, ये वास्तविक आंकड़े हमेशा बताता है, वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमेशा रियल आंकड़े जो भी होते हैं तो उनको प्रदर्शित करता है, बल्कि जबकि बजट जो होता है वो मतलब अनुमानित आंकड़े देता है, मतलब इतना हो सकता है, इतना होना चाहिए, इतना ऐसे। ठीक है, समझ गए ना आप? तो चलो इसको करते हैं, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक दिन में इस क्लास में तो नहीं कवर होगा पूरा, लेकिन मैं आपको करा दूंगा इसको, आपको ऐसे कराऊंगा कि याद भी रहे, कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, चलो देखो, इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी, चलो कर लेते हैं पहले एक एक करके। ठीक है, इसको तो आप देख लेना। जीडीपी ग्रोथ बताओ। जीडीपी ग्रोथ के बारे में करते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब कौन सा ईयर हो गया? 2000। ठीक है, तो देखो 2024-25 में कितनी ग्रोथ रहने वाली थी? तो ये मतलब जो निकल गया है साल, ठीक है, उसमें 6.4% थी। ठीक है, 6.4 जो हमने आंसर किया है अभी। और 2025-26 में कितनी रहने वाली? इसका अनुमान लगाया गया कि ये 6.3% से 6.8% के बीच रहने वाली है। ठीक है, तो ये अनुमानित है। अच्छा, उससे पहले कब कितनी रही थी? 2023-24 में। ठीक है, तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 24 में कितनी रही थी? तो ये फाइनेंशियल 24 में 8.2% रही थी। ठीक है, तो ये आपको तीनों डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों डाटा हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन मुद्दे, मतलब महंगाई कितनी है, महंगाई का क्या सीन रहा है? तो महंगाई कितनी रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर जो ये 26 है? आप ये 26 फाइनेंशियल 26 समझ रहे हो ना, इसका मतलब 2025-26 में। ठीक है, तो कितनी रहने वाली है? 4%। ठीक है, तो ये 4% रहने वाली महंगाई
ये महंगाई आपकी 4% रहने वाली है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो, विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहने वाला, फॉरेक्स रिजर्व कितना रहने वाला है आपको, तो ये जनवरी 2025 तक का डाटा है, 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 2025 तक का ये डाटा है। तब तक हमारे पास कितना था, 634.6 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतना हमारे पास फॉरेक्स है अभी। एग्रीकल्चर में क्या ग्रोथ रहने वाली है, फाइनेंशियल ईयर 25 में क्या रहने वाला था, तो 3.8%, ठीक है, इतनी ग्रोथ हमारी लास्ट ईयर रही 2024-25 में। बेरोजगारी, यार इन लोगों का कहना है ना कि बेरोजगारी कम हुई है। जो आप सब लोग पढ़ रहे हो, आप लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार हो, सरकार तो काम दे रही है, जाओ भैया गांव में गड्ढे उड्ढे खोदो, मनरेगा में काम करो। तो इन्होंने कहा है बेरोजगारी जो हमारी, देखो 2017-18 में कितनी थी बेरोजगारी, 2017-18 में बेरोजगारी थी आपकी 6%, और अब कितनी है 2023-24 में इन्होंने कितना दिखाया है, तो इन्होंने कहा है भैया आधी हो गई बेरोजगारी, 3.2% बची है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग इस पर। तो ऐसा सीन है, मतलब तुम लोग बेरोजगार नहीं हो, तुम लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार हो, समझ रहे हो, शिक्षित बेरोजगार हो तुम लोग। नेशनल हाईवेज कितने बने हैं लास्ट ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था, इसमें कितना नेशनल हाईवे बना है, तो 5,853 किलोमीटर, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है, तो राजकोषीय घाटा कितना था, देखो फाइनेंशियल ईयर जो आपका 23 था, मतलब 2022 और 23 के बीच में, ठीक है, इसमें कितना था आपका 6.4% था जो राजकोषीय घाटा था। बट जो 2023-24 में कितना हो गया है, 2023-24 में ये हो गया 5.6%। तो मतलब इसमें भी आपने अच्छा काम किया है, हर गवर्नमेंट बहुत अच्छा चल रही है, समझ रहे हो। खाद्यान्न उत्पादन कब कितना हुआ है 2023-24 में, तो 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, 332.3 मिलियन टन, ओके 332.3 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है लास्ट ईयर 2023-24 में, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ डाटा लिखा दिए मैंने, 7-8 डाटा हैं, तो इनको आप याद रखना। बाकी कुछ मैं ऐसे क्लास दर क्लास आपको कराता जाऊंगा, बाकी एक हम अलग से क्लास कर लेंगे बजट की भी और इकोनॉमिक सर्वे की भी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के, अच्छा सीजीआई कौन है, 51 सीजीआई कौन है, 51 नंबर के, तो सीजीआई हैं अपने संजीव खन्ना जी, ठीक है, तो संजीव खन्ना जी का नाम आपको पता होगा। तो ये 51 सीजीआई है हमारे। तो इन्होंने आर्टिकल, एक संविधान में हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल 224A, तो 224A, ठीक है, 224A मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है इसका। तो इस आर्टिकल का इन्होंने उपयोग किया है, इन्होंने कहा है इसमें, इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में है कि मतलब हम सुप्रीम कोर्ट तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, मतलब अपने नीचे। तो इन्होंने कहा है हमें इसका यूज करना है, और हाई कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में हम तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ठीक है। जो तदर्थ न्यायाधीश, इनको क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश, मतलब जो आपको एडहॉक होते हैं ना, एडहॉक जजेस, तो एडहॉक लिख लो, इंग्लिश में आपको एडहॉक जजेस कहते हैं, ठीक है। तो एडहॉक जजेस की नियुक्ति करने वाले हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो ये कह रहे हैं मतलब इन, और किसको किया जा रहा है, पहले तो ये लिखो, जो सेवानिवृत्त होंगे ना, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, तो उनको नियुक्त किया जाएगा इसमें, ठीक है, हाई कोर्ट में। और ये कहाँ, मतलब तो और इनको ना जो वेतन और भत्ता होगा, इनको वैसे ही मिलेगा जैसे अभी वर्तमान में मिलता है, मतलब न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के समान इनको वेतन और भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं तदर्थ, तो प्रत्येक हाई कोर्ट में 2 से 5 एडहॉक जज हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 5 एडहॉक जजेस हो सकते हैं, तो इसका नियुक्त किया जा रहा है। और क्यों नियुक्त किया जा रहा है ये भी लिख लो। तो मतलब जो पेंडिंग केस हैं आपके, मतलब लंबित केसेस हैं, ठीक है, तो पेंडिंग केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, मतलब ये तुम लोग यार कर लो यार एक काम, जो खाली बैठे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनको कहा जा रहा है आप लोग आइए और ये पेंडिंग केस निपटाइए, बहुत सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, ये पेंडिंग केसेस।
ठीक है। तो ये पेंडिंग केस निपटाने के लिए इनकी नियुक्त की जाएगी आर्टिकल नंबर 224A के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो चलो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ और करते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील के मामलों के अपीलीय क्षेत्राधिकार। 141 ये भी महत्वपूर्ण है, ये तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 141, 42 और 43। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। 42 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना। और 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति। तो ये आपको ये भी आर्टिकल याद रखने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, देखो ग्रामीण क्रिकेट लीग इसको शुरू करने वाला पहला राज्य भी कौन सा हो गया, बिहार। तो बिहार ने इसको शुरू किया है। किस नाम से शुरू किया है, देखो बिहार रूरल लीग, अ प्लेटफॉर्म फॉर रूरल क्रिकेटर्स टू साइन एंड रीच IPL ड्रीम्स। IPL तक पहुंचने की एक सीढ़ी के रूप में मान लो। ठीक है, तो ये पहला राज्य हो गया जो ऐसा करने वाला है, पहला राज्य हो गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, छुपी हुई जो प्रतिभा है ना, छुपी प्रतिभा को निकालना, मतलब छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और 13 वर्ष से 13 ईयर से 23 साल के जो भी बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज या कहीं भी हों, गांव के गली के नुक्कड़ के, सबको इसमें शामिल होने की छूट मिलने वाली है। और इसमें टोटल कितना, 16 टीम होने वाली हैं। तो 16 टीम होने वाली हैं और हर जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जिले दर जिले इसका आयोजन होगा, फिर वहाँ से जो जीतेंगे फिर आगे आएंगे, ऐसे प्रांत स्तर पर ऐसे ही इसका आयोजन किया जाएगा और बाद में इसका विजेता घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बिहार। और ये IPL के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है, IPL की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, IPL में मतलब IPL तक पहुँचने के लिए कुछ भी कह लो। हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइपलाइन, ठीक है, तो पाइपलाइन विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। ठीक है, तो ये टाटा स्टील है। तो टाटा स्टील ये काम करने वाली है। ठीक है, टाटा स्टील का नाम याद रखना। और किस ग्रेड के पाइप होने वाले हैं, तो API × 65 ग्रेड के पाइप होने वाले हैं। ठीक है, इस ग्रेड के पाइप विकसित करने वाले हैं। ये देख लो आप लोग, ये इमेज में देख सकते हो आप। और किस ये इनका क्या काम है, ये उच्च दबाव को सहन कर सकते हैं, उच्च दबाव को सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य कितना रखा गया है, 2030 तक। और क्या है लक्ष्य इसका मेन 2030 तक कितना, 5 मिलियन। ठीक है, तो 5 मिलियन मीट्रिक टन, तो 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य होने वाला है, 2030 तक इतना उत्पादन होने वाला है। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो ये आपको करना है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर SSC एग्ज़ाम। GD वालों का एग्ज़ाम है फरवरी में, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, चलो।